नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता आप सबके समक्ष आज कारक लेकर के आई हूँ। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कोई भी जैसे वाक्य होता है और अगर हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो वो वाक्य नहीं कहलाता है। और वाक्य वो होता है जिनमें शब्द आपस में जुड़े हुए हों और उनके बीच में एक संबंध बने। तो वो जो संबंध जो बनाता है वो होता है कारक। जैसे हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं यहाँ पर। भव्य देव खेलता है, कविता अनुपम पुस्तक दी, फैजा सुषमा अलग हो गई। तो जब हम इन वाक्यों को सुनते हैं तो क्या होता है, हमें इनका अर्थ सही से समझ में नहीं आता है। ये हमें ऐसा महसूस होता है कि भव्य देव क्या ये अलग अलग हैं, व्यक्ति हैं या एक ही है। कविता अनुपम और फैजा सुषमा के साथ भी हमें ऐसा ही महसूस होता है। और ये जो वाक्य हैं ये हमें सही अर्थ नहीं बता रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं वाक्यों को दूसरे तरीके से लेते हैं और हम उन्हें इस तरह से कहते हैं कि भव्य देव के साथ खेलता है, कविता ने अनुपम को पुस्तक दी और फैजा सुषमा अलग हो गई। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस तरीके से वाक्यों को रखते हैं तो हमें उनका अर्थ समझ में आता है। जैसे कि पहला हमारा उदाहरण है, भव्य देव के साथ खेलता है। तो जब हमने के साथ लगा दिया यहाँ पर तो हमें समझ में आ रहा है कि भव्य और देव जो हैं वो दो लोग हैं, एक नहीं है। इसी तरह से कविता और अनुपम के साथ में हमने जब ने और ये को लगाया तब हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों अलग हैं। और ऐसा ही फैजा और सुषमा के साथ में भी हुआ। तो इस तरीके से ये जो चारों हैं ये बेटा देखने में तो छोटे हैं मगर ये पूरे अर्थ की जो है वो हमें प्रतीति करा रहे हैं, पूरा अर्थ बता रहे हैं उस वाक्य का। तो बेटा ये जो हमें लगा है इन्हीं को ही हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्दों के साथ देखिए यहाँ पर लगे हैं। इसी तरीके से ये सर्वनाम शब्दों के साथ भी लगते हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो वो इस तरीके से होगी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक उदाहरण है, राम ने रावण को बाणों से मारा। तो राम क्या है, किसी का नाम जो होता है वो हम जानते हैं कि उसे हम संज्ञा अर्थात नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से रावण भी संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है। और इन सब के साथ में एक विभक्ति लगी हुई है, ने को से, है ना। हमने कुछ छोटी छोटी चीजें इनके साथ में जोड़ करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि ये हमें पूरा अर्थ दे रहे हैं और इनका जो संबंध वो हमें इस क्रिया के साथ जो है वो ज्ञात हो रहा है ना। और भी अगर विशेषण शब्द है तो उनके साथ भी ये संबंध को बताते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि इसे क्या कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको पहले ही बताया हुआ है कि विभक्ति है। तो ये विभक्ति क्या है, कारक सूचित करने के लिए, कारक को दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में जो प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्यय है ना, ने प्रत्यय, को प्रत्यय, से प्रत्यय, इसी को हम विभक्ति कहते हैं। इसे परसर्ग या कारक चिन्ह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो बच्चों हिंदी में अगर हम लेते हैं तो कुल 8 कारक होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने 6 कारक भी बोले, कुछ ने 7, मगर अगर हम लेते हैं टोटली तो हमारे इसके टोटल हमारे पास 8 कारक होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक को लेकर के हम इसको समझेंगे। तो हमारे पास पहला कारक है बच्चों कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है, पहला तो चिन्ह इसका ने है और दूसरा चिन्ह रहित होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो कौन होता है कर्ता। जैसे मान लीजिए कि माता जी खाना पकाती हैं, तो खाना पकाने का काम कौन कर रहा है, माता जी कर रही हैं। आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मान लीजिए मैं कहती हूँ सीता वीडियो सुनती है, तो वीडियो सुनने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो करता होता है। काम मतलब जो क्रिया, जो भी एक्शन है, उछलना कूदना नाचना गाना, ये सभी चीज़ें क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, उसे ही हम काम कहते हैं। तो जो काम कर रहा है वही करता है, वही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरणों को लेते हैं। अर्जुन ने भोजन किया, है ना। भोजन कौन कर रहा है, अर्जुन। पार्वती ने पेड़ लगाया, पेड़ कौन लगा रहा है, पार्वती। मतलब ये लगाया और ये जो किया, भोजन किया, जो क्रियाएं हैं वो कौन कर रहा है, वो ये दो व्यक्ति कर रहे हैं, पहला अर्जुन और दूसरा
पार्वती। ठीक है, तो इसी के कुछ अन्य उदाहरणों को भी हम यहाँ पर लेते हैं और उसे समझते हैं। राजा ने सुदेश को पीटा। तो सुदेश को किसने पीटा? राजा ने पीटा, है ना। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। किसने मेरी सहायता की? मेरे मित्र ने। तो देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह ने का प्रयोग हो रहा है ना। और ऐसे कुछ अन्य उदाहरणों को भी लेते हैं। तो हमारे पास में है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। विद्यार्थियों को किसने डांटा? अध्यापक ने डांटा। कभी कभी विद्यार्थी बहुत शैतानी करते हैं और अध्यापक को उन्हें डांटना भी पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समर ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो यहाँ पर देखिए समर ने एक सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? वो क्रिया कौन कर रहा है? वो समर कर रहा है। इसका मतलब यही सब्जेक्ट है, यही करता है। और इसके साथ में विभक्ति चिन्ह क्या लगा है? ने लगा है, जिसे आप कारक चिन्ह भी कहते हैं। बच्चे ने आम खाया। आम कौन खा रहा है? बच्चा खा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके साथ में क्या विभक्ति चिन्ह लगा है? ने लगा है। इसका मतलब ये इन सभी जगहों पर क्या है? इन सभी जगहों पे हमारे क्या है? ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक की पहचान क्या है? उनके साथ में ने लगा होता है ना। संज्ञा शब्द या सर्वनाम ने लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और उदाहरण है हमारे पास, जिसमें कि हमने आपको पहले कहा था कि ने नहीं लगा होता है। ने जो है वो नहीं लगा होता है, कर्ता कारक है मगर ने नहीं लगा हुआ है। मोहन व्यायाम करता है। ठीक है, तो व्यायाम करने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, मगर ने नहीं लगा है। श्यामा खेल खेलेगी। खेल कौन खेलेगा? श्यामा खेलेगी खेल, है ना। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है। मगर क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि देखिए जो पहला सेंटेंस है हमारा, उस वो वर्तमान काल में मतलब कि प्रेजेंट टेंस में है। ता है, ती है, ते है, जहाँ पर होता है वो कौन सा होता है? ता, ती और ते। ठीक है, और इसके बाद में है लगा है, मान लीजिए है या है लगा हुआ है, तो वो वर्तमान काल को दिखाते हैं। तो उनके साथ में ने जो विभक्ति चिन्ह होता है वो नहीं लगता है सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है श्यामा खेल खेलेगी। ये सेंटेंस है, ये किस में है? ये भविष्य काल में मतलब फ्यूचर टेंस में है। तो जहाँ पर भी अंत में गा आता है, गी आता है या गे आता है क्रिया के शब्द के साथ में, है ना, तो वहाँ पर भविष्य काल हम कहते हैं, हिंदी में वहाँ पे भविष्य काल होता है। तो इन सभी के साथ में क्या होता है कि कारक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जबकि ऊपर देखिए ये भूतकाल में, ये पास्ट टेंस में काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे देखिए सुरेश उपन्यास सुनता है ना। कौन सुन रहा है उपन्यास? सुरेश सुन रहा है, मगर ने नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पे वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। नरेश पिज्जा खाता है। पिज्जा खाने का काम कौन कर रहा है? नरेश कर रहा है, करता तो वही है, मगर ने नहीं लगा हुआ है उसका विभक्ति चिन्ह। तो क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से आगे अन्य को देखते हैं। तो धीरज किताब पढ़ता है, मान लीजिए हमारे पास में है, तो यहाँ पर भी किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? धीरज कर रहा है, मगर ने विभक्ति चिन्ह यहाँ पर नहीं प्रयोग हुआ है। समीर पटना जा रहा है, तो जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये वर्तमान काल में है, तो इसलिए यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सोहेल कहानियां लिखता है, लिखने काम कौन कर रहा है? सोहेल, तो यहाँ पर चूंकि ये कार्य वर्तमान काल में हो रहा है इसलिए यहाँ पर ने नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पास में एक बात हमें क्लियर पता चल गई कि वर्तमान और भविष्य काल की क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता कारक के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास कारक है कर्म कारक। ठीक है, और इसका विभक्ति चिन्ह है को, और कभी कभी नहीं भी लगता है, और क्यों नहीं लगता वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कर्म कारक क्या है? जिस पर कार्य का फल या प्रभाव पड़ता है। जिसे देखिए हम उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ठीक है ना, तो ये कृष्ण जो समझा रहे हैं वो किसे समझा रहे हैं? अर्जुन को। मतलब जो समझाने की क्रिया का जो फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? वो अर्जुन के ऊपर आ रहा है। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। किसको पढ़ा रहा है? छात्र को। तो कार्य का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? जो क्रिया पढ़ाने की कर रहा है उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? छात्र के ऊपर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है, और इसका देखिए कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, को लगा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी को लगा हुआ है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे हम। देखिए
जैसे कि गोपाल ने राधा को बुलाया। बुलाया, बुलाने क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है ना। तो और इसके साथ में देखिए को कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा है? कर्म कारक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। अब यहाँ पे को कहाँ लगा है? घोड़े के साथ में लगा है। और पानी पिलाने का जो जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? घोड़े के ऊपर, किसी और को नहीं, घोड़े को पानी पिला रहा है, बिल्ली को नहीं पिला रहा है, घोड़े को पिला रहा है। ठीक है, तो ये घोड़ा कौन है? घोड़ा जो है वो कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। तो माँ किसको खाना खिला रही है? बच्चों को खाना खिला रही है। तो बेटा अगर हम जो है कर्म की यदि हमें पहचान करनी है तो क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। किसको भगाया? कुत्तों को भगाया। तो ये भगाने का क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कुत्तों पर पड़ रहा है। अध्यापक छात्रों को पीटता है। पीटना तो नहीं चाहिए छात्रों को, मगर छात्र कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं और उन्हें थोड़ा सा पीटना भी पड़ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्यापक जो पीट रहा है उस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? छात्र पर पड़ रहा है, किसी और पर नहीं पड़ रहा है, इस छात्र पर पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो ये जो है वो कर्म कारक के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्टता लिखा भी हुआ है कि वाक्य में कर्म की पहचान कैसे करेंगे। क्रिया के साथ क्या किसे प्रश्न करें, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। किसे पढ़ाया? छात्र को। किसे समझाया? अर्जुन को। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण होते हैं जिनमें देखिए कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जैसे कि हमारे पास में बच्चा फल खाता है। ठीक है, खाने का फल किसके ऊपर रहा है? फल के ऊपर पड़ रहा है। पिताजी सामान लाए। क्या लाए? सामान लाए, है ना। हमने प्रश्न किया, उत्तर हमें मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कर्म कारक है, मगर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो बेटा सामान्यतः क्या होता है कि जो भी सजीव चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए अर्जुन है, सजीव है, और ये छात्र है, सजीव व्यक्ति है ना। तो इनके साथ में को लग जाता है। मगर जो निर्जीव चीज़ें, जो जिनमें कि जीवन नहीं होता है ना, उनके साथ में सामान्यतः जो होता है वो को विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, कर्म कारक का, इसको आप ध्यान में रखिएगा अपने। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारे पास कारक जो है वो है हमारे करण कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह होगा से के द्वारा। जिस साधन से क्रिया हो, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं वहाँ पर करण कारक होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है ना, तो कुत्ते को मारने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी? डंडे की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ऐसे कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं। तो गणेश ने पेंसिल से चित्र बनाया। गणेश ने चित्र बनाने के लिए किसकी मदद ली? एक इंस्ट्रूमेंट की मदद ली, और वो था पेंसिल। ठीक है, मोहन कान से बहरा था। बहरा है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो बहरा है? वो है कान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए से विभक्ति चिन्ह है, से है विभक्ति चिन्ह, और उसे पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया। तो के द्वारा भी देखिए यहाँ पे दो दो विभक्ति चिन्ह है ना, से भी है और के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सूचित करने के लिए किस साधन की मदद ली गई है? पत्र की मदद ली गई है। तो यहाँ पर क्या है? करण कारक है। नेहा ने चोर को डंडे से मारा। किससे मारा है? किसकी मदद ली मारने के लिए? डंडे की मदद ली, तलवार की मदद नहीं ली, डंडे की मदद ली। मतलब वो उसने जो साधन अपनाया वो क्या था? वो डंडा था। तो कुछ अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे किस चीज़ से खेल रहे हैं? वो जिस साधन की मदद ले रहे हैं खेलने के लिए वो क्या है? वो गाड़ी है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए उसका विभक्ति चिन्ह से भी लगा हुआ है। पत्र को कलम से लिखा गया है। किसकी मदद ली गई है? कलम की मदद ली गई है, और देखिए उसके आगे से विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक है। आगे देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। इसकी मदद ली गई, ये साधन था। और सुमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। किससे लेता है? पुस्तकों से लेता है। उसका साधन क्या है? पुस्तकें हैं जिनसे वो जानकारी को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन की सहायता लेते हैं तो उस साधन में जो है कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक होता है हमारे पास में? वो होता है करण कारक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त के साथ, के कारण और चिन्ह रहित भी करण कारक के कारक चिन्ह हैं। कभी कभी नहीं भी आता है चिन्ह।
और के साथ और के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं हम दही के साथ चावल खाते हैं, तो के साथ दही चावल हम खाते हैं दही के साथ खाते हैं, उसकी मदद से खाते हैं, वो हमारे पास एक साधन है जिसकी मदद से हम चावल को खाते हैं। और पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, तो जब हमने पुण्य किया तभी हमें हरि दिखाई दिए, जब हमने अच्छे कार्य किए तभी हमें हरि दिखाई पड़े। तो हमें हरि दिखने का साधन कौन बना, हमारे पुण्य बने। चावल खाने के लिए हमें किस साधन की जरूरत पड़ी, वो पड़ा दही की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से के साथ के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है चौथा बेटा, संप्रदान कारक है और इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, की गई हो, या जिसे कुछ दिया गया हो। जब हम किसी को कुछ दान देते हैं, कुछ देते हैं, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। जैसे कि गरीबों को दान दो, है ना, तो यहाँ पर क्या है, गरीबों को दान दो, तो यहाँ पर देखिए इसका विभक्ति चिन्ह आया है को, ठीक है, और यहाँ देने का भाव आ रहा है। तो और इसी तरह से आगे घर के लिए सामान लाओ, है ना, जो क्रिया की गई है वो किसके लिए की गई है, घर के लिए की गई है। ठीक है, अध्यापिका ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी गई, किनके लिए लिखी गई, क्रिया किसके लिए की गई, छात्रों के लिए की गई। फिर मान्या भाई के लिए मिठाई लाती है, किसके लिए मिठाई लाती है, भाई के लिए मिठाई लाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर भी के लिए या को होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अब कुछ अन्य उदाहरणों को भी ले लेते हैं। मेरे लिए खाना लेकर आओ, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। इसके बाद माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो यहाँ पर भी क्या है, संप्रदान कारक है। माँ बच्चे के लिए दूध लेकर आई, क्रिया उसके लिए कर रही है। ठीक है, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो विकास ने किसको गाड़ी दी, देखिए बेटा यहाँ पर एक बिंदी होगी, ठीक है, इसके नीचे। तो विकास ने तुषार को गाड़ी दी, देने का कार्य हो रहा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, क्रिया इसी के लिए हिमालय पर जाने के लिए हो रही है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, मेरे लिए कोई उपहार लाया है ना, तो किसी के लिए कोई लाया है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कारक है अपादान कारक, ये पांचवा कारक है बेटा, और इसका कारक चिन्ह होता है से, जिसमें कि अलग होने का भाव होता है, कोई चीज कहीं से अलग हो जाती है, जिससे अलगाव का बोध होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके उदाहरण है हमारे पास में। मोहन छत से कूद पड़ा, छत पर था और छत से कूद गया, उसका एक आधार था, जगह थी, और वहां से कूद गया, वहां से अलग हो गया। वह कल ही लखनऊ से लौटा है, मतलब उसने लखनऊ को छोड़ दिया, उस जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है। फिर यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कहते हैं यमुना यमुनोत्री से निकलती, मतलब उसका जल जो है लगातार उस यमुनोत्री को छोड़ता चला जा रहा है, तो वहां से अलग हो रहा है ना। तो इन सभी जगहों पे अलगाव हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है बच्चों, अपादान कारक है। ठीक है, इसके कुछ अन्य उदाहरणों को भी हम ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इन सभी के साथ में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरणों को लेते हैं। सुरेश छत से गिर गया, तो सुरेश जो है वो छत से गिर गया, छत पर था और छत से गिर गया, मतलब वहां से अलग हो गया है ना, अलगाव का भाव आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है। शेर गुफा से बाहर निकला, गुफा में बैठा हुआ था और गुफा से बाहर निकल आया, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से दूर है, सूर्य से दूर है मतलब उससे अलग है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। इसी तरह से बिजली आसमान से गिरती है, तो आसमान में बिजली थी और वहां से गिर पड़ी, वहां से अलग हो गई, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है। और बच्चों इन सभी जगहों पे देखिए से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब बेटा एक प्रश्न ये उठता है कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही एक ही विभक्ति चिन्ह लगता है और वो है से, तो हम कैसे पहचानेंगे, उनमें क्या अंतर है। तो दोनों ही कारकों में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब जिस वाक्य में से का प्रयोग किसी साधन के रूप में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, तो वहां पे स्कूल जाने के लिए मेरे पास साधन क्या है, साइकिल है, और साइकिल के साथ से लगा हुआ है, तो वहां पर करण कारक होगा। और जिस वाक्य में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है, तो वहां पर मैं जैसे मान लीजिए मैं घर से स्कूल जाता हूँ, तो मैं घर से अलग होकर के स्कूल अब जा रहा हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, तो वहां पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अपादान कारक होगा।
चलिए इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से और भी समझते हैं। सुनील गाड़ी से मद्रास गया। ठीक है, सुनील किससे मद्रास जा रहा है? गाड़ी से जा रहा है। तो यहाँ पे साधन है जाने के लिए, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कैसे भी जिस साधन से वो जा रहा है मद्रास, उस वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे करण कारक होगा। फिर देखिए, हम शहर से आए हैं। ठीक है, हम कहाँ से आए हैं? शहर से आए हैं। तो शहर से अलग हो रहे हैं ना, तो अलग होके कहीं पे पहुंचे हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। अब हम कहते हैं कि हम बस से आए हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास आने का साधन कौन है? ये बस है। ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक, हम यहाँ पर किसी साधन की बात कर रहे हैं। सुनील गाड़ी से गिर गया। गाड़ी में था, यहाँ भी देखिए बस से है, अब यहाँ गाड़ी से, मगर गाड़ी से गिर गया है वो, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे अपादान कारक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं अंतर के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें कर्म और संप्रदान कारक के अंतर और करण और अपदान कारक में अंतर अच्छे से उसे विस्तार रूप में बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है छठे नंबर पर संबंध कारक, और इसका कारक चिन्ह बेटा का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने होता है। ये क्या करते हैं? क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों में संबंध बताने वाले होते हैं। ठीक है, क्रिया को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये जो दो संज्ञाएं होंगी या कोई संज्ञा सर्वनाम होगा, उनके बीच में कुछ संबंध बताएंगे। जैसे कि अंकिता की घड़ी खो गई, है ना, तो घड़ी किसकी? अंकिता की। देवल ने अपनी पुस्तक लिखी। किसकी पुस्तक लिखी? अपनी पुस्तक लिखी। यह मेरा घर है। ठीक है, या इसकी लिखावट पर ध्यान दो। तो इस तरीके से क्या है? ये संबंध बताते हैं, अन्य पदों के बीच में जो संबंध होता है उसको ये बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी कुछ और उदाहरणों को भी ले लेते हैं। वह राम का बेटा है, तो देखिए यहाँ पे का आ गया, किसका बेटा है? राम का बेटा है। तो देखिए यहाँ पे का, इसका कारक चिन्ह आ गया है, बताया जा रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ऐसे ही सुरेश की माँ, तो इसमें की है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चे का सिर, किसका सिर? बच्चे का सिर। यह नील की किताब है, तो नील की, तो इनके बीच में संबंध बता रहा है, किसकी किताब? नील की किताब। यह दिनेश का भाई है। किसका भाई है? दिनेश का। सुरेश का भाई नहीं है, दिनेश का भाई है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, फिर है लखीमपुर मोहन का गांव। लखीमपुर किसका गांव है? मोहन का गांव है, सोहन का गांव नहीं है। तो ये रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। यह बस विकास की है। किसकी है? विकास की है बस। ठीक है, तो ये संबंध बताया जा रहा है। तो इन सभी जगहों पे क्या लगेगा? हमारा संबंध कारक आएगा। ठीक है, तो अगर और हम देखते हैं तो इसके चिन्हों से बने शब्द हो सकते हैं बेटा। रा, री, रे से अगर हम लेते हैं तो मेरा, मेरी, मेरे। और ना, नी, ने से लेते हो तो अपना, अपनी, अपने। और फिर इसके बाद में हमारे पास है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, और अगर हम का, की, के से लेते हैं तो हमारे पास है उसका, उसकी, उसके। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है शब्द बनाते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है अधिकरण कारक। ठीक है, ये सातवां कारक है, और इसका कारक चिन्ह होता है में, पर। और क्या होता है ये? क्रिया करने का स्थान, किस जगह पर क्रिया की जा रही है उस स्थान के बारे में, या क्रिया करने का क्या आधार है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो उसका आधार क्या है? उसका स्थान क्या है? पेड़ है। भुवन दिन भर घर में रहता है, तो उसका क्रिया करने का स्थान कहाँ पे है? वो घर में है, वहीं पे रहता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिया का आधार क्या? मैं आऊँगा, कब आऊँगा? मैं 3 मिनट में आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए में और पर, ये कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो हमें बताते हैं कि क्रिया का करने का स्थान क्या है, उसका आधार क्या है। तो चलिए कुछ अन्य उदाहरणों को भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मछली पानी में रहती है, तो मछली के रहने का स्थान क्या है? पानी है, तो मछली पानी में रहती है। घर में दीपक जल रहा है। दीपक कहाँ जल रहा है? घर में जल रहा है। फिर अन्य कुछ उदाहरणों को लेते हैं, तो मुझ में बहुत कम शक्ति है। मुझ में, है ना, शक्ति कहाँ पे कम है? मुझ में कम है ना। और भगत रोज सुबह किनारे, गंगा किनारे जाता है। तो यहाँ पे रोज, जो बेटा इस तरह के जो भी शब्द होंगे, रोज, प्रतिदिन, इन जगहों पर भी आपका अधिकरण कारक होता है। फिर है बेटा
मंदिर पहाड़ों के बीच में, मंदिर कहाँ पे? पहाड़ों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। बताया जरा वो स्थान कहाँ पर है? मनु कमरे के अंदर है, तो कहाँ पे? कमरे के अंदर है। वो क्रिया जहाँ पे कर रही है वो क्या है? कमरे के अंदर है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। फिर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, तो यहाँ पर में लगा हुआ है, जैसे आपको बताया ही मैंने। तो ये जो युद्ध हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? कुरुक्षेत्र में। उसका स्थान क्या था? कुरुक्षेत्र था। तो इन सभी जगहों पर हमारा अधिकरण कारक है। फिर फ्रिज में आम रखा है, आपकी मम्मी आम लाई और उसको मम्मी ने फ्रिज को आम को फ्रिज में रख दिया, ठीक है ना। तो कहाँ पे उसका आधार है? वो कहाँ पर रखा हुआ है? फ्रिज में रखा हुआ है। तो इन सभी जगहों पर क्या है? वो हमारा अधिकरण कारक है। इसके अतिरिक्त हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके अतिरिक्त के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि जहाँ लगे होते हैं वहां भी अधिकरण कारक होता है। ठीक है, जैसे घर के भीतर बैठो, आपकी मम्मी कहती है घर के भीतर बैठो और आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। छत के ऊपर चले जाओ, बहुत देर से आप नीचे बैठे हुए हैं तो मम्मी कहती है छत के ऊपर जाकर के थोड़ा टहलो, तो छत के ऊपर चले जाओ। तो आपकी जो यहाँ पर क्रिया का जो आधार है करने का वो या उसका जो स्थान है वो कहाँ पर है? वो उन जगहों पे है जहाँ आप ये भीतर, के बीच में और के ऊपर कारक का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिरी आ गया, ये है संबोधन कारक। तो इसका कारक चिन्ह हे, भो, अरे, री, अरी। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, पुकारते हैं, है ना, या किसी को कुछ बता रहे हैं या किसी को सावधान करते हैं, जैसे शिखा जल्दी निकलो, तो जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम नाम भी बोल देते हैं। कभी कभी हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभी नाम को भी बोल देते हैं। तो उन सभी जगहों पे संबोधन कारक होता है। देखिए जैसे यहाँ पर है, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, तो जब हम बोलते हैं हे भगवान, बोल देते हैं अचानक से, तो यह संबोधन है, हे भगवान, भगवान को बुला रहे हैं। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, तो यहाँ पर भी क्या है? हमारा संबोधन कारक है। विभु इधर आओ, तो विभु जब बोल रहे हैं तो हम हे भो, अरे, री, अरी नहीं कह रहे ना, हम सीधे नाम बोल करके बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी संबोधन के अंतर्गत है। अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो ये जब हम कहते हैं अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो अजी जो है इसमें हम किसी को संबोधित करें, किसी को बुला रहे हैं। तो जब भी हम इन शब्दों को लिखेंगे बच्चों, तो इसके आगे जो है इस तरह से चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त अरे रमेश तुम यहाँ कैसे, जब हम कहते हैं अरे रमेश, है ना, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे रमेश, तो यहाँ पर क्या है? हमारा संबोधन कारक है। अजी सुनते हो क्या, यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरे राम बहुत बुरा हुआ, तो जब हम अरे राम कहते हैं तो ये संबोधन हुआ। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो यहाँ भी संबोधन कारक हुआ। फिर अरे बच्चों बदमाशी मत करो, बच्चे बदमाशी करते ना, उन्हें बार बार मना कहते हैं बदमाशी मत करो, तो यहाँ भी हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। फिर हम कभी कभी कोई नाम ही लेते हैं और कहते हैं अरे यह इतना बड़ा हो गया, तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह से संबोधन है। जो इस तरह से हमने कारक को समझा। और कुछ विशेष बातें हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। कई बार नाम पर ही जोर देकर बिना संबोधन के काम चला लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम जल्दी चलो। इसके अलावा दूसरा है, कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अरे इधर आओ, हम केवल कह रहे हैं अरे इधर आओ, हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसके अलावा अब एक बार फिर से कारकों पर अपनी दृष्टि डाल लेते हैं और उन्हें फिर से याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। आप इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो बच्चों आपको कारक समझ में आ गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अंतर पर एक और वीडियो बनाऊंगी,
उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।